गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरे सभी शिक्षकों को मेरा सादर नमन है। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में हमने इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को सीखा था और उस क्लास में मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास में हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस करने वाले हैं। तो चलिए थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस करते हैं, जिसमें सबसे पहली थ्योरी का नाम जो आता है वो आता है यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे हम बिने का एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं। अब जब हम थ्योरीज की बात करते हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो बहुत सारी थ्योरीज हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन यहाँ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अधिकतर जितने भी बीएड के या डीएलएड के या एमएड के सिलेबसेस हैं, उसमें ये 5 थ्योरीज ऐसी हैं जो बहुत मुख्य हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है हमारा बिने की यूनिफैक्टर थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी आती है वो आती है स्पीयरमैन की बाइफैक्टर थ्योरी, जिसे स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। तीसरी जो थ्योरी आती है हमारे सामने वो आती है थॉर्नडाइक की मल्टीफैक्टर थ्योरी, यानी थॉर्नडाइक का बहु कारक सिद्धांत। चौथी थ्योरी आती है थर्स्टन की, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। और आखिरी में आती है हमारी जेपी गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, यानी जेपी गिलफर्ड का त्रिआयामी बुद्धि की संरचना। तो ये 5 मुख्य जो हमारे सामने थ्योरीज हैं, उनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं करने वाली हूँ वो हम बात करेंगे इस बिने की थ्योरी की, राइट? तो चलिए बिने की थ्योरी, जो बिने की जो है एल्फर्ड बिने, जिनका नाम जो है हम एल्फर्ड बिने BINET लिखते हैं, लेकिन ये एल्फर्ड बिने की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। और एल्फर्ड बिने, जब भी इंटेलिजेंस की बात आती है तो सबसे पहला नाम एल्फर्ड बिने का आता है, क्योंकि यही एक व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धि के विषय में चर्चा करना प्रारंभ किया और लोगों का ध्यान आकर्षित कराया कि बुद्धि पर भी लोग बात करें कि इंटेलिजेंस कैसी है और इंटेलिजेंस की संरचना कैसी है। दोस्तों यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि थ्योरीज का मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता है। थ्योरीज का मतलब हर किसी का पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी का ओपिनियन या व्यू पॉइंट होता है। तो एल्फर्ड बिने बुद्धि की संरचना के विषय में क्या कहना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग बुद्धि कैसी दिखाई देती है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो एल्फर्ड बिने जो है 1857 में इनका जन्म हुआ और 1911 तक ये रहे। लेकिन याद रहे कि 1911 तक इन्होंने 3 से 4 बार अपने ही बुद्धि परीक्षण को रिवाइज किया, यानी ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण निर्मित किया। ये सी टेट यूपी टेट के एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में कई बार आ जाता है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया। तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण एल्फर्ड बिने ने तैयार किया। और एल्फर्ड बिने का क्या मानना था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं बुद्धि को लेकर के। तो जो एल्फर्ड बिने थे वो एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे और उनको सबसे पहला विश्वसनीय बुद्धि परीक्षण बनाने का श्रेय मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले बच्चों की बुद्धि को मापने के विषय में बात की। बिने को सबसे इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है इतिहास में, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस को मेजर करने की पहल की थी, यानी बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहला कदम इन्होंने उठाया था। तो इसी से आप जान चुके होंगे कि एल्फर्ड बिने वाज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटेलिजेंस। सो क्या है इनकी थ्योरी। सबसे पहली बात बताएं कि जब पहले माना जाता था एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। जैसे हम बात कर सकते हैं माँ सीता की, कि माँ श्री रामचंद्र ने धनुष उठा दिया और सीता माँ ने उनके साथ स्वयंवर रचा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिता जनक ने माना कि यही सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो पहले के समय में बस ऐसा ही माना जाता था कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शौर्य है, जिसके पास, जिसमें ज्यादा शक्ति है, तो उसी, या जो पजल्स को सॉल्व कर लेता है या पहेलियों को हल कर लेता है। तो आपने देखा होगा बहुत पहले ये भी बात हुआ करती थी, अलग अलग पहेलियां जो हैं, पहेलियां क्यों बुझाई जाती थी कि जो सबसे ज्यादा पहेली बुझा देता था मानते थे वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है। लेकिन मॉडर्न तरीका बुद्धि को मापने का सबसे पहले एल्फर्ड बिने ने स्टार्ट किया, तो इसलिए ये श्रेय इनको जाता है। और सबसे पहले बुद्धि, बौद्धिक आयु भी कुछ होती है, यानी मेंटल एज।
मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एल्फ्रेड बिने ने ही दिया। तो एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले कहा जिस प्रकार से व्यक्ति की एक वास्तविक आयु शारीरिक आयु होती है, उस प्रकार से उसकी एक मानसिक आयु भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि 9 साल के बच्चा जिसकी शारीरिक आयु 9 वर्ष है, लेकिन उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष, 15 वर्ष हो सकती है। तो मानसिक आयु को उन्होंने शारीरिक आयु से अलग किया, ये श्रेय भी इनको जाता है। उन्होंने अपने साथ कई साथी लोगों को लगाया, जैसे साइमन है, स्टर्न है, टर्मन है, वेशलर है, गिलफोर्ड है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका नाम हमेशा इंटेलिजेंस में आता है और ये बहुत सहयोगी रहे हैं एल्फ्रेड बिने के साथ। तो मेन व्यू पॉइंट उनका क्या है? सबसे पहली जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा हर एक व्यक्ति के अंदर सामान्य मानसिक योग्यता होती है। उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि बेसिकली क्या है? बुद्धि कुछ नहीं है, एक सामान्य मानसिक योग्यता है, राइट? तो यानी कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर सामान्य मानसिक योग्यता होती है और व्यक्ति जितने भी बौद्धिक कार्य करता है, उन सब में उसकी जनरल मेंटल एबिलिटी का प्रयोग होता है। इसके अलावा और किसी चीज का प्रयोग नहीं होता, राइट? सो उन्होंने क्या किया अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्या किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया उन्होंने मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट भी दिया, तो उन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करी और 2 से 3 और 3 से 4 जो ग्रुप्स उन्होंने तैयार किए, छोटे बच्चों के ग्रुप्स थे 2 से 3 और कुछ ग्रुप्स 3 से 4 बच्चों के ग्रुप्स थे। उन ग्रुप्स को बनाया और उन्होंने क्या किया, कुछ प्रश्न तैयार किए और यह देखा कि उन प्रश्नों को किस आयु वर्ग के बच्चे जो है हल करते चले जा रहे हैं। जैसे कि हम छोटे से बच्चे से पूछते हैं, बेटे आपका नाम क्या है? ये कौन-सा रंग है? ये आपके पिताजी का नाम क्या है? तो ये कुछ मुख्य प्रश्न होते हैं, हम ये मानते हैं कि एक निश्चित आयु के बच्चे को आने ही चाहिए। बस वही है जो उन्होंने किया कि इस तरह से बहुत सारे प्रश्न तैयार किए और ये देखा कि कौन बच्चा उन प्रश्नों के उत्तर दे पा रहा है, वही ज़्यादा बौद्धिक तौर पे बुद्धिमान व्यक्ति है, राइट? सो इन्होंने ही मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया, जैसे मैंने आपको बताया, और उन्होंने बताया कि मेंटल एज वो आयु होती है, मानसिक आयु वो आयु होती है जिस आयु तक के प्रश्नों को एक बच्चा हल कर लेता है। कहने का मतलब है अगर 4 साल का बच्चा 6 साल के बच्चों के प्रश्नों को हल कर लेता है, तो हम उस बच्चे की शारीरिक आयु तो 4 बताएंगे, लेकिन उसकी मानसिक आयु को हम 6 बताएंगे, राइट? सो उन्होंने क्या कहा, उनकी थ्योरी क्या है? सबसे पहले उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है केवल एक तत्व यूनि यानी एक फैक्टर से मिलकर के बनी है और उस फैक्टर का नाम है सामान्य मानसिक योग्यता, यानी उस बौद्धिक योग्यता के टुकड़े नहीं किए जा सकते। व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में वही सामान्य मानसिक योग्यता लगती है, यानी बुद्धि वास्तव में कुछ नहीं है, सामान्य मानसिक योग्यता है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, यानी बुद्धि केवल एक तत्व से मिलकर के बनी है, इसलिए इसे एक तत्व कहा गया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जनरल मेंटल एबिलिटी है वही एक सिंगल एंटिटी है, उसके अंदर कोई भी विशिष्ट एबिलिटीज या विशिष्ट योग्यताएं नहीं हैं, राइट? तो यानी जो भी उसके अंक आएंगे बच्चे के परीक्षण पे, वो उसकी सामान्य मानसिक योग्यता को दर्शाएंगे, उसके किसी भी विशेष योग्यता को नहीं दर्शाएंगे। सो इसके अनुसार वो ये कहते हैं कि बुद्धि वो शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्य को प्रभावित करती है और इस सिद्धांत के अनुसार वो ये कहते हैं कि जितने भी मानसिक कार्य हम कर रहे हैं उसको एक ही शक्ति प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब है अगर हम इस बात को समराइज करें तो समराइज करके हम ये कहेंगे कि बुद्धि कुछ इस प्रकार है। बुद्धि जो है कुछ इस प्रकार है जो कि एक समन्वित रूप है उसका, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है, एक होल फॉर्म है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और मनुष्य जितने भी, चाहे वो ड्राइंग कर रहा है, चाहे वो पेंटिंग कर रहा है, चाहे वो कविता लिख रहा है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट बना रहा है साइंस का, चाहे वो मैथमेटिक्स कर रहा है, वो ये कहते हैं हर किसी में सामान्य मानसिक योग्यता ही लग रही है, इसके कोई भी अलग विशेष योग्यताएं नहीं होती हैं, सभी किसी में सामान्य मानसिक योग्यता ही लगती हैं। तो ये इनका सिद्धांत था।
अब जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया तो उन्होंने ये कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार हम बुद्धि के इकाइयों में नहीं बांट सकते। ठीक है, बुद्धि अविभाज्य है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स, so it is a complete entity, right? और this entity only governs all the mental task, यानी हम जितने भी मेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं उस सब में यही शामिल हो रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की यदि बुद्धि तीव्र है तो वह सभी कार्य कर सकता है। यानी कि शेक्सपियर में भी जनरल मेंटल एबिलिटी थी और आइंस्टाइन में भी जनरल मेंटल एबिलिटी थी। इनके अनुसार ऐसा कुछ भी विशेष नहीं था जो शेक्सपियर में था और ऐसा कुछ भी विशेष नहीं था जो कि आइंस्टाइन में था। तो इस बात को बहुत से लोगों ने अपोज किया और क्रिटिसिज्म हुआ, और इस क्रिटिसिज्म में ये माना गया कि जो व्यक्ति विज्ञान में निपुण है ये जरूरी नहीं है वो इतिहास में भी निपुण हो। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी योग्यता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। शेक्सपियर इसलिए शेक्सपियर बने क्योंकि उनके अंदर राइटिंग स्किल्स थी, और आइंस्टाइन इसलिए साइंटिस्ट बने क्योंकि उनके अंदर वैज्ञानिक गुण थे। तो इस आधार पर इस थ्योरी को डिस्कार्ड करा गया, और इसको डिस्कार्ड किया जॉनसन ने और उनके साथियों ने, और उन्होंने कहा कि बुद्धि एक सर्वशक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है और जो संपूर्ण मानव क्रियाओं पर शासन करती है, और वो केवल एक इकाई नहीं हो सकती। हम मानव विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज में हमारी डिफरेंट स्पेशल एबिलिटीज भी लग सकती हैं। तो उन्होंने ये वाली बात कही और इन्होंने इस सिद्धांत को निरंकुशवादी कहा। उन्होंने ये कहा कि ये कहीं ना कहीं आप अथॉरिटी दिखा रहे हैं और ये कहने बस जबरदस्ती थोपने की प्रयास कर रहे हैं कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते या इसमें कोई अलग एबिलिटीज नहीं है। सो इसको बहुत संकुचित अर्थ में उन्होंने कहा, एल्फ्रेड बिने ने देखा है। तो इस आधार पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एल्फ्रेड बिने के कार्य को हम की सराहना ना करें। सबसे पहला व्यक्ति जो जिस कार्य को प्रारंभ करता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद तो लोग उसमें रिविजन्स अपने तर्कों के अनुसार देते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं। सो यही है ये सिद्धांत। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा बुद्धि का दो कारक सिद्धांत, यानी बाइफैक्टर थ्योरी, जिसको चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया। और देखते हैं कि चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी मैं जल्दी ही आपके सामने लाऊंगी। थैंक यू सो मच।